नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज का डिफेंस समाचारों को। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं तो वो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि भविष्य की ब्रह्मोस 2 मिसाइल में रशियन सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल के कंपोनेंट्स यानी कि घटकों को लगाया जाएगा। हाल ही में एक खबर भी सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक संस्करण में रशिया की त्रिस्कोन मिसाइल के समान ही प्रदर्शन की विशेषताएं होंगी, यानी कि इन दोनों की विशेषताएं एक जैसी ही होंगी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पहले उड़ान परीक्षण के लिए करीबन 5 से 6 साल का वक्त लगेगा। हाइपरसोनिक संस्करण रूस के रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ मशीन बिल्डिंग और भारत के डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण काफी महंगा भी होगा। दोस्तों अगली खबर HAL के STT-40 को लेकर आ रही है। भारत के सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उसने STT-40 पर लिथियम मेन बैटरी को एकीकृत और प्रवाहित किया है और ये पहली बार हुआ है कि सैन्य विमान में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि जिस लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल परीक्षण में किया गया है उससे पहले उसके काफी टेस्ट किए गए, जिसमें कि विमान और बैटरी के डिब्बों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रणालियां भी हैं। इससे पहले लिथियम आयन बैटरी की श्रृंखला में कई मुद्दों का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें कि बैटरी से संबंधित कई घटनाएं भी शामिल हैं, जिसमें बोर्ड पर आग लगना शामिल है। लेकिन जब लगातार परीक्षण किए गए और उसके बाद इन समस्याओं का समाधान किया गया, जिससे कि STT-40 की उड़ान सुरक्षा प्रभावित ना हो और इस तरीके के मुद्दों का सामना ना करना पड़े। लिथियम आयन बैटरी जो कि काफ़ी हल्की होती हैं, वो STT-40 विमान में भारी निकल कैडमियम बैटरियों की जगह लेंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय सेना से। बता दें कि भारतीय सेना ने 2 अगस्त को जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का उपयोग करते हुए तैरने का अभ्यास किया। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बख्तरबंद वाहन है जिसका इस्तेमाल पैदल सेना को युद्ध में ले जाने के लिए किया जाता है और फॉरवर्ड एरिया में सेना को डिप्लॉय करने के लिए भी किया जाता है। बता दें कि टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ तैरने का अभ्यास भारतीय सेना की हर स्थिति में जवाब देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया था, खास करके पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि चेनाब नदी जम्मू और कश्मीर में चेनाब घाटी से बहती है और फिर यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर पाकिस्तान के पंजाब के मैदानी इलाकों में बहती है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को लेकर आ रही है। बता दें कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने कहा है कि उन्होंने अपने हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की डिलीवरी शुरू कर दी है, जिसमें कि टेक्टिकल और कॉम्बैट सपोर्ट ट्रक्स शामिल है, जिन्हें कि अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस को दिया जाना है। बता दें कि इन ट्रकों को कस्टमाइज किया गया है सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए। इन ट्रक्स का इस्तेमाल एमुनिशन, सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, दूसरे कॉम्बैट सपोर्ट और अन्य तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा टाटा को रॉयल थाईलैंड आर्मी से 600 मिलिट्री ट्रक्स का भी ऑर्डर मिला है। टाटा की ये योजना है कि वे अपने स्पेशलाइज्ड डिफेंस व्हीकल्स को साउथ एशियन और अफ्रीकन नेशंस में एक्सपोर्ट करें। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है पिच ब्लैक एक्सरसाइज को लेकर। बता दें कि भारत अपने Su-30 फाइटर जेट्स, एक C-17 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर और IL-78 मिड एयर रिफिलर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक एक्सरसाइज में भेजेगा। बता दें कि ये एक्सरसाइज 19 अगस्त से 6 सितंबर तक चलेगी। इसमें करीबन 100 एयरक्राफ्ट, 2500 सैनिक शामिल होंगे और 17 देश इसमें भाग लेंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो HAL की तरफ से आ रही है। HAL ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का प्रिलिमिनरी डिजाइन शुरू हो चुका है और HAL ने फेज 1 के तहत विंड टनल टेस्टिंग भी की है और अब फेज 2 विंड टनिंग टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि STFE-25 के टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर इंजन जिसका इस्तेमाल UAV में होगा उसका परीक्षण भी पूरा हो गया है। बता दें कि STFE-25 ने अपने एक्सीलरेशन ट्रायल को भी पूरा कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों पहले टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के रूप में STSE-1200 टर्बोशाफ्ट इंजन को, जो कि 6 टन के हेलीकॉप्टर को पावर देगा, उसने भी अपने 100% स्पीड रन को कोर इंजन पर पूरा किया। बता दें कि कोर इंजन का सी लेवल ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है T-90 टैंक्स को लेकर। बता दें कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने स्वदेशी रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोटर ED-76 को तैयार किया है, जिसे कि T-90 टैंक्स में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि इस स्वदेशी इलेक्ट्रिक मोटर के निर्माण से सालाना 3 करोड़ रुपए बचेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंजन फैक्ट्री अवाड़ी ने स्वदेशी रूप से V92S2 इंजन का ओवरहॉल किया है T-90 टैंक के लिए, जो कि बिना किसी रशियन तकनीकी हस्तांतरण के उन्होंने किया है। यानी कि भारत रशिया पर निर्भरता को कम से कम कर रहा है
दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है मिड जेट पनडुब्बियों को लेकर। दोस्तों भारत ने भी अब मिड जेट पनडुब्बियों पर काम करना शुरू कर दिया। बता दें कि मझगांव डॉक लिमिटेड ने मिड जेट पनडुब्बियों का डिजाइन पूरा कर लिया है और अब ये अपने प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए तैयार है। बता दें कि ये एक एडवांस छोटे साइज की सबमरीन होगी, यानी कि पनडुब्बी होगी, जो कि पेलोड और सेंसर्स पर आधारित होगी। इसका इस्तेमाल अलग अलग ऑपरेशंस में किया जाएगा, जैसे कि स्पेशल ऑपरेशन, माइन काउंटर मेजर्स, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस वॉरफेयर और स्ट्राइक मिशन में। इसका वजन 45 से 50 टन के बीच होगा और इसका इंड्योरेंस 12,000 किलोमीटर का होगा। यही नहीं, ये सिंगल फ्यूल मॉडल पर आधारित होगा, जिससे कि ये महीनों तक काम करती रहेगी। अगली खबर दोस्तों HAL से आ रही है। बता दें कि HAL ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान लीडिंग फाइटर ट्रेनर 42 का डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जो कि तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर ही आधारित है और ये पायलट ट्रेनिंग टू कमांड फ्रंट लाइन फाइटर्स के जो गैप है उसे पूरा करेगा। यही नहीं, इसमें कई खासियत होंगी, जैसे कि इसका वाइड एरिया डिस्प्ले, साइड स्टिक कंट्रोलर, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब जैसी सुविधाएं इसमें होंगी। बता दें कि इसका इस्तेमाल एडवांस ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। बता दें कि हिंदुस्तान फाइटर ट्रेनर किसी भी आधुनिक फाइटर जेट का मिमिक कर पाएगा अपने कंट्रोल और फ्लाइट पैटर्न से, खास करके राफेल और सुखोई 30 MKI के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि LAC से आ रही है। दरअसल दोस्तों चीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सिद्ध कर रहा है। अब चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत LAC के पास अपनी एयर एक्टिविटीज को बढ़ा रहा है, यानी कि उसे भारत की वायु गतिविधियों पर आपत्ति है। दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि भारतीय पक्ष में, यानी कि जो एरिया भारत के पास है, वहां पर लगातार हेलीकॉप्टर की सॉर्टीज हो रही है, जिसमें कि हेलीकॉप्टर्स कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स और जो मैन पावर है उन्हें अग्रिम चौकियों पर ले जा रहा है, ताकि वहां पर सड़क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और ज्यादा मजबूत किया जाए और जहां पर नहीं है उसे बनाया जा सके। इसीलिए चाइना को आपत्ति हो रही है कि भारत की LAC पर वायु गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। यही नहीं दोस्तों, भारत केवल उपकरणों को ही नहीं पहुंचा रहा आगे, बल्कि सीमा की सुरक्षा के लिए ड्रोन और नियमित गश्तें भी लगा रहा है। दरअसल बात यह है कि आने वाले कुछ महीनों में सर्दियां आने वाली हैं। भारत और चीन दोनों ही अपने बुनियादी ढांचों को काफी तेजी से गति दे रहे हैं, यानी कि काफी तेजी से उन्हें विकसित कर रहे हैं। विशेष रूप से जो LAC तक पहुंचने वाली सड़कें हैं उन पर ज्यादा काम किया जा रहा है, क्योंकि चीन LAC के पास काफी तेजी से अपनी सड़कों को तैयार कर रहा है और भारत भी LAC के पास सड़कों को उतनी ही तेजी से तैयार कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों पिछले महीने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें कहा गया था कि चाइना एक नया राजमार्ग बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जो विवादित अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरेगा। G695 राजमार्ग तिब्बत से लुंजे काउंटी को झिंजियांग के माजा से जोड़ेगा और LAC के उत्तर में चलेगा। हालांकि भारत ने इस पर आपत्ति जता रखी है, लेकिन जब चाइना नहीं मान रहा तो भारत को भी बिल्कुल वही काम करने पड़ रहे हैं जो चाइना कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको डिफेंस रिपोर्ट में भी बताया था कि चीन लद्दाख से अरुणाचल तक 628 गांव बनाने की तैयारी कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी टेंशन का विषय है। प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर भारत की ये है कि हमने शुरू से एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, जो वहाँ के लोग हैं, हमें भी उन्हें आगे की सीमाओं पर बसाना चाहिए था, उन्हें भी बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आज भी स्थिति यह है कि मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन भी वहाँ पर सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में भारत किस तरीके से अपनी सीमाओं की चौकसी कर सकेगा? दरअसल हर जगह सैनिक तैनात नहीं होते, बल्कि जो लोकल लोग होते हैं वो भी एक तरह से गुप्तचर का काम करते हैं और जानकारियां सेना तक पहुंचाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि उन लोगों का वहां पर टिके रहना और वहां पर बने रहना, और उनको वहां पर हर तरीके की सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, जैसे कि चीन दे रहा है। चीन यही काम कर रहा है, उसने जो गाँव भी बनाए हैं वहाँ पर उसने अत्याधुनिक सुविधाएँ उनको दे रखी हैं। तो यही काम भारत को भी करना होगा। बुनियादी ढांचे बनाना, सड़कों का निर्माण करना ये ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि लोगों को वहां पर बसाया भी जाए। दोस्तों अगली खबर चाइना से आ रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बांग्लादेश की यात्रा विवादों में आ गई है। बांग्लादेश ने उन्हें झटका देते हुए अपनी यात्रा की तारीखों को बदलने के लिए कहा है। चीन के लिए ये इंटरनेशनल बेइज्जती से कम नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन ने बांग्लादेशी सरकार से बातचीत किए बिना वांग यी की ढाका यात्रा की घोषणा कर दी थी। चीन की ओर से किया गया ये ऐलान बांग्लादेश के लिए भी एक झटका था, क्योंकि उन्हें वांग यी की यात्रा का कोई पता नहीं था। चीन की ओर से एक तरफा घोषणा के बाद बांग्लादेश ने भी सीधे तौर पर बातचीत करके चीन को भी चेता दिया और इसका हल निकाला। जानकारी के मुताबिक वांग यी 7 से 8 अगस्त को बांग्लादेश की यात्रा पर आ सकते हैं। चीन और बांग्लादेश के रिश्ते सबको पता है अच्छे हैं। चीन के बांग्लादेश में निवेश में वृद्धि भी हुई है। इसके बावजूद भी पिछले 5 वर्षों में चीन की ओर से बांग्लादेश में ये पहली हाई लेवल यात्रा होनी है। तारीखों को बदलने पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल ने कहा कि चीन के विदेश मंत्री ढाका में यात्रा पर आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद न्यूयॉर्क और कम्बोडिया में अपने पूर्व निर्धारित यात्रा पर हूं। ऐसे में हमने उनसे तारीखों को बदलने का अनुरोध किया है। वांग यी की बांग्लादेश यात्रा उनके क्षेत्रीय दौरे से जुड़ी है, जिसमें वो कम्बोडिया और मंगोलिया समेत
कुछ आसियान देशों के साथ बांग्लादेश जाएंगे। तो दोस्तों ये तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।